नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिसपे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। राम मंदिर दान चोरी मामले में एक्शन तेज, गिरफ्तार 8 आरोपियों को 3 दिन की न्यायिक हिरासत। चंपत राय और अनिल मिश्रा का ट्रस्ट से इस्तीफा। सीएम योगी बोले, आस्था से खिलवाड़ किया तो खैर नहीं। राम मंदिर चंदा चोरी मामले में विपक्ष की राजनीति तेज, अयोध्या पहुंचकर केजरीवाल ने लगाए कई आरोप, तो कांग्रेस संजय राउत ने भी बोला हमला। अखिलेश बोले, फुनगी को फांसी, शाखाओं को माफी। पीएम मोदी 27 जून से सेशल्स दौरे पर, राष्ट्र दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर होंगे शामिल। पीएम का 11 साल के बाद सेशल्स का दौरा, जुलाई में भी जाएंगे विदेश। महाराष्ट्र में यूसीसी लागू करने की तैयारी तेज, हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में समिति गठन, तो बंगाल में भी एक्शन तेज। शुभेंदु सरकार विधानसभा में 29 जून को पेश कर सकती है बिल। सरकार ने कहा, पासपोर्ट यात्रा दस्तावेज नागरिकता का प्रमाण नहीं। देश में छिड़ गई नई बहस, विपक्षी पार्टियों ने उठाए सवाल। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात राम मंदिर चंदा चोरी की। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में चल रहे चंदा चोरी मामले को लेकर एसआईटी लगातार खुलासे कर रही है। एसआईटी की जांच रिपोर्ट के बाद कुल 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया जा चुका है और पुलिस ने सभी 8 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और उनसे पूछताछ शुरू हो चुकी है। आरोपियों को 3 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। वहीं आज राम मंदिर ट्रस्ट के 2 पदाधिकारी चंपत राय और अनिल मिश्रा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वहीं गोपाल राय ने भी खुद को इससे अलग कर लिया। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज देवरिया में विकास परियोजनाओं के शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। कार्यक्रम स्थल पर जमा हुए जनसमूह को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र दान प्रकरण का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मैंने कहा था ना कि आस्था के साथ खिलवाड़ को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। एसआईटी की रिपोर्ट आते ही तत्काल कार्रवाई प्रारंभ हो गई है। मैं आश्वस्त करता हूं कि जिन आस्था के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा वो उसका भुक्तभोगी होगा। ये छूट किसी को भी नहीं दी जा सकती है। सर, एक्शन तेजी से की जा रही है। 8 की गिरफ्तारी, पूछताछ और 3 दिन की न्यायिक हिरासत। चंपत राय का भी इस्तीफा हो चुका है। किस तरह से कार्रवाई हो रही है? देखिए, कार्रवाई तो बिल्कुल साफ और तेज गति से हो रही है। जो कोई भी सीसीटीवी फुटेज में गड़बड़ियां करता हुआ पाया गया, जिनके खिलाफ सबूत मिले, जहां जहां छापेमारी हुई और जो लोग पकड़े गए, फौरन उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ और एफआईआर दर्ज होते ही ये तथ्य सामने आ गया कि ये जो आरोप लग रहे थे कि वहां दान में दिए गए पैसों के साथ कुछ लोग गड़बड़ियां कर रहे हैं, चोरी हो रही है, तो ये बात तो तय हो गई। एसआईटी ने ये मान लिया और जैसे ही माना गया, एक्शन जारी हो गया। अब सोमवार तक के लिए न्यायिक हिरासत ये बाहर नहीं आएंगे, लेकिन इस बीच बड़ी खबर ये है कि चंपत राय जी और अनिल मिश्रा जी, इन दोनों से इस्तीफा लिया गया कि चूंकि आपका अब सीधे सीधे आपके कार्य क्षेत्र, आप डायरेक्टली इन्वॉल्व हो ना हो, लेकिन आपकी लापरवाही तो साफ साफ नजर आ रही है। अब अगला इसका लॉजिकल जो स्टेप है वो ये है कि इन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी, पूछताछ भी होगी और इनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। ये खबर आ रही है। बड़ी बात यह है कि सरकार ने अपने इंटेंशन को बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि कोई भी हो, जिन लोगों ने आस्था के साथ, हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ किया, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। जी, तो सीएम योगी गुस्से में हैं, ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है, पर चोरी मामले में राजनीति भी खूब हो रही है। अरविंद केजरीवाल आज अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने भव्य राम मंदिर में रामलला के दर्शन पूजन किए। दर्शन के बाद केजरीवाल ने योगी सरकार पर कई सारे आरोप लगाए। उन्होंने आरोप लगाया कि इस मामले में दर्ज की गई एफआईआर महज एक दिखावा और छलावा है। केजरीवाल ने कहा कि ट्रस्ट में रोज चोरी हो रही थी, अरबों रुपए भाई कहां गए। केजरीवाल ने अयोध्या से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खूब आरोप
आरोप लगाए। तो वहीं कांग्रेस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जज की अगुवाई में एक स्वतंत्र जांच की मांग की है। कांग्रेस ने कहा है कि हमने इतना दबाव बनाया कि एफआईआर दर्ज करवानी ही पड़ गई। तो वहीं अवि मुक्तेश्वर अनंत सरस्वती ने कहा कि असली आरोपियों को बचा लिया गया है। संजय राउत ने शिवसेना की तरफ से दान की गई 4 किलो चांदी की ईंट के गायब होने पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो वहीं अखिलेश यादव तो खूब बयानबाजी कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी को योगी सरकार को घेरने का अच्छा मौका भी मिल गया है। अखिलेश ने ट्वीट करके लिखा है कि बीजेपी राज में नाइंसाफी की दिखेगी ये झांकी, फुनगी को फांसी, शाखाओं को मिलेगी माफी। सर, एक्शन कार्रवाई की तो तारीफ नहीं हो रही है, लेकिन राजनीति जबरदस्त हो रही है। देखिए, जो एक्शन हुआ है उससे विपक्ष की राजनीति फेल हो गई। अब आप क्या कहोगे? भाई, चोरी हुई है, सरकार कोई लिपापोती नहीं कर रही है। ये राजनीतिक मुद्दा तब बनता है जब सरकार लोगों को बचाने में जुट गई होती है, और इसलिए ये अचानक से बौखला गए हैं। केजरीवाल कह रहे भाई 30 साल से यहां पे चोरी हो रही है, 30 साल से मंदिर बन रहा है, 30 साल से वहां पे दान लोग दे रहे हैं, 30 साल से ट्रस्ट है। क्या बेकार की बात है? 30 साल तो तुम्हारी राजनीतिक उम्र भी नहीं हुई है और 30 साल से गड़बड़ियां हो रही है। तो योगी आदित्यनाथ ने इन विपक्षी पार्टियों को आज एक चेतावनी दी। कहा भाई, आरोप लगाना है, आरोप लगाओ, लेकिन फिर एसआईटी तुम्हारे पास भी जाएगी कि जो आप आरोप लगा रहे हो उसके लिए आपके पास कोई सबूत है या नहीं है। और ये इसलिए क्योंकि वो मामला राजनीति का नहीं है। मंदिर को यूपी की सरकार नहीं चला रही है, वो हिंदू सनातनी के द्वारा वो एक ट्रस्ट उसको चलाया जा रहा है। हालांकि ट्रस्ट के खिलाफ भी एक्शन किया जा रहा है कि भाई आपके रहते हुए ये सारी चीजें क्यों हुई, लेकिन इसके बावजूद कोई राजनीतिक पॉलिटिकल स्कोर कोई करना चाह रहा हो, कोई इस पे सवाल खड़े करके हिंदू आस्था के ऊपर चोट करने की कोशिश कर रहा हो, तो आपके इंटेंशन को तो समझना जरूरी है। क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या फिर आम आदमी पार्टी, ये मुस्लिम वोट के भूखे लोग ये इस इंटेंट के साथ इस तरह का आरोप लगा रहे हैं कि वाह, बड़ा मंदिर आपने बनाया था, मस्जिद तोड़ के वहां पे मंदिर बनाया गया और वहां पे तुम लोग चोरी कर रहे हो। तो उनका इंटेंट ये नहीं है कि वहां व्यवस्था सुधरे या आरोपियों को सजा मिले। उनका इंटेंट हिंदू धर्म, हिंदू प्रतीक चिन्हों को बदनाम करना, हिंदुओं को एक कहते हैं कि उनको शर्मसार करने वाली इंटेंशन के साथ ये लोग गंदी राजनीति पर जुटे हुए हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने साफ किया है, जैसे संजय सिंह को बुलाया गया, वो खुद नहीं आया, एसआईटी नहीं बुलाया कि भाई आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये बवाल किया, सबूत ला करके दो। तो जब ये किया जाएगा तब ये राजनीति ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। जी, चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं पीएम मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 से 29 जून तक सेशल्स की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। वो सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमनी के विशेष आमंत्रण पर राष्ट्रीय दिवस स्वर्ण जयंती समारोह में बतौर चीफ गेस्ट शामिल होंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पैट्रिक हरमनी के बीच में एक उच्च स्तरीय बैठक होनी है। इसमें द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। इसके साथ ही आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर बातचीत भी होगी। पीएम मोदी सेशल्स की संसद को संबोधित करेंगे, वहां रह रहे भारतीय समुदाय से मुलाकात और संवाद भी करेंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने इससे पहले साल 2015 में सेशल्स की यात्रा की थी। मौजूदा यात्रा पूरे 11 साल के बाद दोबारा होने जा रही है। साथ ही पीएम अगले महीने 6 से 11 जुलाई के बीच में इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे पर भी जा सकते हैं। सर, 11 साल के बाद पीएम सेशल्स जा रहे हैं, वो भी चीफ गेस्ट के तौर पर, कितना इंपॉर्टेंट दौरा होगा? देखिए, इंपॉर्टेंट इसलिए भी, सेशल्स एक ऐसे जगह पे लोकेटेड, इट्स एन आइलैंड, और ये जो हॉर्मोज के अंदर जो एक एक्सपीरियंस लिया गया है कि किस तरीके से समुद्री रास्ते के ऊपर राजनीति होने लग जाए, युद्ध की स्थिति बन जाए और उसमें रुकावट आ जाए, तो फिर आप कितने हेल्पलेस हो जाते हैं। तो ये उसका एक बड़ा संदर्भ है। एक तो गोल्डन जुबली वहाँ मनाया जा रहा है और उसमें चीफ गेस्ट भारत के प्रधानमंत्री को बुलाया, ये अपने आप में गर्व की बात है। अच्छा खासा वहाँ पे इंडियन कम्युनिटी भी है, वहाँ पे संसद को वो बाकायदा संबोधित भी करने वाले हैं। लेकिन लार्जर पॉइंट जो है वो ये है कि हमें अब उन देशों के साथ
रिश्ते बेहतर करने की आवश्यकता है जो समुद्री क्षेत्रों के अंदर इंपॉर्टेंट और स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे मौजूद हैं, और ये पहल उसी दृष्टि से आकलन करना चाहिए। जी, चलिए बढ़ते हैं आगे और बात यूसीसी की। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद अब महाराष्ट्र भी इसी दिशा में कदम बढ़ा रहा है। राज्य सरकार का कहना है कि वो यूसीसी लागू करने को लेकर 100% तैयार है। विधानसभा में इस मुद्दे पर चर्चा के दौरान गृह राज्य मंत्री योगेश कदम ने बताया कि कानून का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए रिटायर्ड हाईकोर्ट जज की अध्यक्षता में एक समिति पहले ही बनाई जा चुकी है और काम जारी है। तो वहीं बड़ी तैयारी पश्चिम बंगाल में भी चल रही है। बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कहा है कि उनकी सरकार राज्य में समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी को सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए लागू करेगी। उन्होंने कहा कि इस मामले में बंगाल, गुजरात और असम जैसे बीजेपी शासित राज्यों की प्रक्रिया का अनुसरण करेगा। सर, किस तरह से महाराष्ट्र से लेकर पश्चिम बंगाल में यूसीसी को लेकर तैयारी चल रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो मैनिफेस्टो शुरू से रहा है उसमें यूसीसी एक बहुत बड़ा एलिमेंट था। 4 चीजें हुआ करती थी उस जमाने में जब भारतीय जनता पार्टी अपने आप को ग्रो कर रही थी। उसमें आर्टिकल 370 को हटाना, उसमें यूसीसी लाना, उसमें राम मंदिर बनवाना, ये कई सारी चीजें जो थी वो इनके मैनिफेस्टो का हिस्सा है। एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल उत्तराखंड से मिला, जहां आपने एक राज्य के अंदर यूसीसी लागू करने की कोशिश की और बहुत ही सफल तरीके से वहां पे ये लागू भी हो गया। जैसे ही उत्तराखंड मॉडल सामने आया, उत्तर प्रदेश के अंदर में भी कमेटी बना दी गई, मध्य प्रदेश में भी बना दिया गया, महाराष्ट्र में भी बना दिया गया। अब महाराष्ट्र के अंदर ये सवाल उठाया जा रहा है कि अब राइट टाइम आ गया है कि अब यूसीसी को विधानसभा में पेश किया जाए। अब जैसे ये होगा बवाल तो मचेगा ही, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर होते ही बाकी राज्यों के अंदर भी इस चीज में गति आएगी। तो एक उत्तराखंड से जो दिया जला है तो वो हर जगह हर राज्य में हो रहा है। और मुस्लिम अपीजमेंट की वजह से पश्चिम बंगाल में कितना नुकसान हुआ, ममता बनर्जी ने बंगाल को बर्बाद कर दिया। तो ऐसी जगहों पे यूसीसी तो लाना बिल्कुल लाजमी है। जब हिंदू जागृत होकर के भारतीय जनता पार्टी को उनके मैनिफेस्टो के आधार पे वहां पे सरकार बनवाई है, तो शुभेंदु अधिकारी पीछे नहीं हटेंगे, वो यूसीसी लागू करवा करके ही रहेंगे। यही मूड नजर आ रहा है। वैसे मैं एक एडिशनल जानकारी दे दूं, तमिलनाडु में जो हाईकोर्ट है वहां पे मुसलमानों के रिजर्वेशन को लेकर के मसला गया था। हाईकोर्ट ने आज बहुत बड़ा फैसला दिया है। हाईकोर्ट ने साफ साफ कहा कि अगर आपने धर्म परिवर्तन कर लिया, आप मुसलमान बन गए, तो फिर आपको रिजर्वेशन की सुविधा नहीं दी जा सकती। तो एक बड़ा फैसला इस संदर्भ में आया। जी, तो वहीं देश में एक बार फिर से नागरिकता और एनआरसी को लेकर माहौल काफी गर्म हो गया है। विदेश मंत्रालय के एक बयान के बाद इंडी गठबंधन ने सरकार पर हमला बोल दिया है। अधिकारियों ने साफ कर दिया है कि पासपोर्ट एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है और ये आपकी नागरिकता का अल्टीमेट सबूत बिल्कुल नहीं है। इसके बाद से ही कांग्रेस से लेकर ओवैसी तक सब मोदी सरकार पर हमलावर हो गए हैं। विपक्ष लगातार ये डर फैला रहा है कि नरेंद्र मोदी अब एनआरसी लागू करने की तैयारी कर रहे हैं। अब सवाल उठ रहा है कि अगर आधार, वोटर आईडी और पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं है तो फिर भारतीय होने का असली सबूत क्या है? सर, चुनाव आयोग की तरफ से तो सब कुछ क्लियर कर दिया गया, लेकिन विपक्ष क्यों माहौल बना रहा है? देखिए, विपक्ष डर का माहौल बना रहा है और ये डर अच्छा है। और कभी मैं जल्दी एग्री नहीं करता, लेकिन मैं इस बात से तो एग्री कर रहा हूं कि सरकार कुछ न कुछ ऐसा करने जा रही है कि जिससे घुसपैठी अब देश के अंदर नहीं बच पाएंगे। क्या है ये? पासपोर्ट नागरिकता का सबूत नहीं है, क्योंकि ये अदर वे राउंड है। आप भारत के नागरिक हैं तब आप पासपोर्ट बनवा सकते हैं। बात समझिए, आपके पास पासपोर्ट है इसलिए आप भारत के नागरिक नहीं हैं, तो सारे लोग तो फेल ही हो जाएंगे। आपने तो 2 महीने पहले बनाया, तो उससे पहले क्या आप नागरिक नहीं थे? नागरिक थे। ये पासपोर्ट एक्ट आया भी 1967 में, उससे पहले कोई भारतीय नहीं था क्या? ये अदर वे राउंड है। अभी एसआईआर के अंदर यही लोग, यही पार्टियां क्या कह रही थी एसआईआर के केस में कि ये चुनाव आयोग कौन होता है कि नागरिकता तय कर दे। ठीक, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि नहीं,
नागरिकता तय करने का अधिकार किसको है? गृह मंत्रालय को है। ओनली द होम मिनिस्ट्री कैन डिटरमाइन वेदर यू आर अ सिटीजन ऑफ इंडिया और नॉट। ठीक, पासपोर्ट कौन इशू करता है? विदेश मंत्रालय। तो टेक्निकली रॉन्ग है। पासपोर्ट एक्ट के अंदर भी ये नहीं कहा गया कि भाई अच्छा संविधान, ये राहुल गांधी उसके चेले चपाटी और चट्टे बट्टे ये संविधान लेकर के घूमते हैं। अरे जा करके पढ़ लो भाई, आर्टिकल में साफ लिखा हुआ है 4 तरीके से आप बन सकते हो क्या? सिटीजन। लिखा हुआ है कि भाई पासपोर्ट बना लोगे तो सिटीजन बन जाओगे? नहीं, नहीं है क्या कि जो एसआईआर हुआ, एसआईआर में मालूम चला बहुत सारे के पास इलेक्शन कार्ड था, आधार कार्ड था, सब कुछ था। ये लोग करे भाई आधार को मानो, आधार को मानो। फिर क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं भाई ये तो सही नहीं है, भाई सिटीजन हम हैं क्योंकि हमारे पास आधार है। पर यही आर्गुमेंट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने एक काम किया, कहा कि भाई ऐसा है, ये सारा डाटा इलेक्शन कमीशन को कहा कि भाई जो एसआईआर का डाटा है वो जाकर के दे दो। किसको? होम मिनिस्ट्री को। अब होम मिनिस्ट्री ने तय करना शुरू किया तो मालूम चला बहुत सारे लोगों के पास पासपोर्ट भी है। आप हिंदुस्तान के अंदर ऐसा सिस्टम सड़ा गला हुआ है कि आप कुछ पैसे देकर के आधार बना लेते हो, फिर ये बना लेते हो, फिर वो बना लेते हो, और उसी के आधार पे पासपोर्ट भी बना लेते हो। तो क्या उनको रखना चाहिए या उनको भेजना चाहिए? तो सरकार ये तमाम चीजें कर रही है और फरवरी से शुरू होने वाला है सेंसस। और इस बार सेंसस में बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं, ऐसे ऐसे सवाल जिससे विपक्ष हंगामा शुरू करेगा। ये एनआरसी उसी की ओर एक पहल है कि वंस एंड फॉर ऑल ये देश को मालूम होना चाहिए कि कौन सिटीजन है, कौन सिटीजन नहीं है। दिक्कत क्या है? हम आप तो सिटीजन हैं, हमें कोई डर नहीं लगता। ये विपक्ष क्यों अफवाह फैला रहा है? और खास करके मुसलमानों के लिए, खास करके बांग्लादेशियों के लिए, रोहिंग्यास के लिए, बहुत सारे पाकिस्तानी छिपे हुए हैं हिंदुस्तान में, बहुत सारे पाकिस्तानी छिपे हुए हैं हिंदुस्तान के अंदर। इन सबको बचाने के पीछे ये कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्ष का इंटेंशन क्या है, ये इनसे पूछना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।